दोस्तों, आज मैं बसंत सर कॉमर्स क्लासेस से आपको 2023 के एग्ज़ाम से संबंधित अकाउंट्स का कुछ क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको बताने जा रहा हूँ। आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप देखिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आज हम चर्चा करें। यही सब क्वेश्चन आपको आएगा अगर आप ये पढ़ लें, सुन के समझ लें तो आपको 100% क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आज अकाउंट्स में देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मिक्सअप है। दोनों को आप पूरा ध्यान से देखें, ये एकदम जो है बहुत ज़रूरी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें कि सभी मेन क्वेश्चन गेस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह दिया गया है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अलाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था या गैर व्यापारिक संस्था से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका, ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं की गई हो बल्कि अपने सदस्यों एवं समाज की सेवा करने के लिए की गई हो। जैसे धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि। सरकारी संस्थान में स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, अस्पताल, अन्य संस्थान, क्लब, व्यायामशाला आदि। इन संस्थानों की आय का जो मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, जनता से प्राप्त दान तथा सरकार से प्राप्त अनुदान व सहायता है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों किसी विशेष समूह अथवा समाज की सेवाएं प्रदान कर लाभ पहुंचाना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? यह आय व्यय खाता से किस प्रकार भिन्न है? जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से किस प्रकार भिन्न है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो या पिछला वर्ष से या अगले वर्ष संबंधित हो, सभी को प्रदर्शित करना है। जो वास्तविक प्राप्ति है उसको इसमें लिखेंगे। इसमें सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों को जो वास्तव में प्राप्त हो, ठीक है, उसको लिखते हैं। यह आय व्यय खाता से निम्न कारणों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? कहता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की प्राप्ति और भुगतानों को लिखा जाता है, जबकि आय व्यय खाता में सिर्फ और सिर्फ आयगत प्राप्ति और भुगतानों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में किसी भी वर्ष की प्राप्तियों और भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वो चालू वर्ष हो, पिछला वर्ष हो, अगला वर्ष हो, जबकि आय व्यय खाता में सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित प्राप्ति और भुगतानों को लिखा जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। पहला चैप्टर आज इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं। तीसरा है आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाता में अंतर बतावे। आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में देखिए अंतर जो है, इसमें कहता है आय व्यय खाता किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, और लाभ हानि खाता जो है व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। आय व्यय खाता का उद्देश्य जो एक निश्चित अवधि के लिए अधिशेष या कमी यानी सरप्लस या डेफिसिट को प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। और लाभ हानि खाता जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका उद्देश्य जो है वह शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करना है। तथा यह प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता जो है प्राप्ति भुगतान खाता से बनाया जाता है तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह किस पर बनाया जाता है? तलपट के आधार पर, ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। आय व्यय खाता के सदस्यों द्वारा अधिशेष का आहरण नहीं किया जाता है। जो सरप्लस बचा हुआ है उसके सदस्य उसको निकाल नहीं सकते हैं, मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है स्वामी वह शुद्ध लाभ हानि की राशि को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सभी अकाउंट्स का नोट्स मिलेगा। कहता है आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? आजीवन सदस्यता शुल्क कहता है लाइफ मेंबरशिप फी। कभी कभी क्या होता है जो अलाभकारी संस्था जो अपने सदस्यों के जीवन काल में एक बार ही जो शुल्क लेती है वह आजीवन सदस्यता शुल्क कहता है। कहता है आजीवन सदस्यता शुल्क वह शुल्क है जो अलाभकारी संस्था अपने सदस्यों के से उनके जीवन काल में एक बार ही प्राप्त करती है और उनकी सदस्यता आजीवन बनी रहती है। यह आय संस्था के लिए पूंजीगत आय माना जाता है। इसे चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। यदि कोई भिन्न सूचना हो तो उसी के अनुसार यह क्रिया की जाएगी।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड देखिए, इंडोमेंट फंड या आधार कोष, समर्पित कोष किसे कहते हैं। तो इंडोमेंट फंड जो है कहता है गैर लाभकारी संस्थाओं में विशेषकर धर्मार्थ कार्य के लिए जैसे बनाए गए ट्रस्ट में इस प्रकार के कोष स्थापित किए जाते हैं। इस कोष का निर्माण आधार या वसीयत से होता है। इसके अंतर्गत मूल राशि स्थिर या सुरक्षित रहती है। इस राशि से अर्जित आय व्यय के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, इसकी गणना किस प्रकार करें। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, ये फंड बेस्ड है। फंड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी विशेष कार्य के लिए कोई कोष तैयार करते हैं, कहीं पर पैसा जमा करते हैं और उससे संबंधित लेन देनों को उसी में लिखा जाता है। उसमें जो खर्च होता है उसमें घटाते हैं, जो भी आमदनी होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो वह फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाता है। कहता है कोष आधारित लेखांकन की वह पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। कोष विशेष से संबंधित प्राप्तियों व आय को उस कोष में जोड़ दिया जाता है और व्यय को घटा दिया जाता है। जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड। अब इसका गणना कैसे करेंगे, देखिए गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, एड सेल ऑफ मैच टिकट, जैसे मान लीजिए मैच फंड का कर रहे हैं, एड डोनेशन ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इस सब को जोड़ देंगे और लेस मैच एक्सपेंस को इसमें घटाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चंदे से आय की गणना किस प्रकार करें। देखिए दोस्तों, आपको पहला चैप्टर में लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव बनाने वाला सब मिला के, इसीलिए इस वीडियो में बने रहें। चंदे से आय की गणना किस प्रकार करेंगे, कहता है सबसे पहले चंदा जो है, चंदा में कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें क्वेश्चन भी होता है, तो क्वेश्चन का हम अलग से वीडियो बना देंगे आपको। पहले देखिए, कभी कभी पूछता है चंदे से आय की गणना किस प्रकार करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको इस तरह से लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन जितना आया वो यहाँ पर पहले लिखेंगे। उसके बाद ऐड, उसमें जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड या करेंट ईयर को इसमें क्या करेंगे, या करेंट ईयर को, जो करेंट ईयर का है उसको जोड़ेंगे। ठीक, फिर ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर का जो है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है प्रीवियस ईयर का, लेस घटाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड उसको घटाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। और इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कंज्यूमेबल गुड्स, उपभोगजन्य वस्तु की गणना करने के लिए। तो उपभोगजन्य वस्तु की गणना में मैक्सिमम 3 चीज़ को जोड़ा जाएगा, 3 चीज़ को घटाया जाएगा, जिसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, मेडिसिन है, इसमें जो उपभोगजन्य वस्तु है जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसको ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। ऐड अमाउंट पेड टू सप्लायर, कितना अमाउंट पेड किया गया सप्लायर को। फिर ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड, हम जो उधार खरीदे हैं महाजन का वो साल के अंत का कितना है। एडवांस पेड एट द बिगिनिंग, और एडवांस हम वर्ष के प्रारंभ में कितना पेड किए। ये 3 चीज़ को मैक्सिमम इसमें जोड़ा जाएगा और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स, हाँ, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, एडवांस पेड एट द एंड, इसके ठीक अपोजिट को लेस करेंगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। तो आप इसने इस तरह से देखा, पहला चैप्टर जो आपका था उसका जो अभी मेन क्वेश्चन था वो हम डील कर दिए आपको। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज 2 पार्टनरशिप। एक्सरसाइज 2 में देखिए आप एक्सरसाइज 2 चलेगा आपका पार्टनरशिप में सबसे पहला क्वेश्चन है साझेदारी से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं साझेदारी से। कहता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय को करने के लिए तैयार होते हैं, सहमत होते हैं तथा आपस में लाभ हानि को बांटने का निर्णय लेते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। एकदम आसान सा सवाल है, आपको आराम से लिख दीजिएगा इस तरह से। अब इसको अगर थोड़ा और लिखिएगा, देखिएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932
तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना? 1932 में बना। ऑब्जेक्टिव भी आप इससे डील कर सकते हैं कि धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार में लाभों के बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो इन सब के द्वारा या इनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? साझेदारी में कम से कम कितना व्यक्ति होगा? 2 व्यक्ति होगा। अधिक से अधिक कितना होगा साझेदारी में? तो 50 होगा अधिक से अधिक। अब देखिए साझेदारी की मुख्य विशेषता बताइए। साझेदारी की मुख्य विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए साझेदारी में। साझेदारों के बीच ठहराव होना चाहिए। ठहराव का मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वह मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा साझेदारों के बीच ठहराव कैसा होगा? मौखिक होगा या लिखित होगा? दोनों में से किसी में हो सकता है। मौखिक में भी हो सकता है या लिखित में हो सकता है। इन ठहराव में साझेदार के अधिकार और दायित्व निश्चित होते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ को निश्चित अनुपात में, जो अनुपात दिया रहता है उस अनुपात में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। और कहता है स्वामी और एवं एजेंट का संबंध होता है। प्रत्येक साझेदारी फर्म का मालिक और एजेंट दोनों होता है साझेदार। तब व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सब के तरफ से किसी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लोग डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है? तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक लिखित समझौता प्रलेख है। कहता है एक लिखित पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है जिसमें साझेदार के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। एक डीड है। साझेदारी संलेख स्पष्ट होना चाहिए। कहता है साझेदारी संलेख कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति, फर्म की अवधि, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, ब्याज की दर, साझेदार द्वारा लिए गए ऋण, साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा आहरण, साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में ख्याति की मूल्यांकन की विधि एवं लेखे, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, साझेदारों को मिलने वाले वेतन अथवा कमीशन आदि बातों का उल्लेख होना रहता है। इसमें साझेदारी संलेख जो है वो लिखित प्रलेख है, एक समझौता एग्रीमेंट है। इसमें सभी बातों को दर्शाया जाता है। अब एक क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातों का उल्लेख करें। जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा, मौखिक है, कुछ नहीं है, लिखित नहीं है, तो क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है या नहीं है, कोई लिखित समझौता नहीं है मौखिक, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में जो धाराएं हैं वो लागू होती है। कहता है लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। लाभ हानि कैसे कैसे बांटा जाएगा? बराबर बराबर। एकदम याद रखिए आप, लाभ हानि को बराबर बराबर 1:1 में बांट देंगे। चाहे पूंजी कितनी भी हो, चाहे कोई पूंजी नहीं भी लगाया गया हो मगर उसको पार्टनर बनाया गया है, तो लाभ हानि बराबर बराबर होगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। एकदम याद रखिएगा, किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है, तथा लाभ की दशा में वह जो है तथा यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% दर से ब्याज पाने का अधिकार है। हानि होने की दशा में भी उस पर ब्याज मिलेगा। सिर्फ यही चीज़ है जो कि मिलेगा और कोई चीज़ नहीं मिलेगा। यही याद रखिए आप, एक ही ट्रिक है जो और कोई चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि बराबर बराबर होगा। और साझेदार को, अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो ऋण पर 6% दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी साझेदार को फर्म में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक साझेदारी फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है और फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। तो ये मुख्य बातें हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। अब 2 चैप्टर आपका क्या होगी? देखिए तीसरा चैप्टर आपका है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें।
आपको तीसरा चैप्टर में दिया गया है ख्याति के मूल्यांकन की विधि का वर्णन करें। ख्याति के मूल्यांकन की हम देखें 3 विधि है। पहला विधि को हम लोग कहते हैं औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन कुछ गत वर्षों के लाभों को औसत को एक निश्चित संख्या 2, 3 या 4 वर्षों के क्रय के बराबर से गुना करके किया जाता है। इसका सूत्र जो है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज होता है। एवरेज प्रॉफिट का क्या सूत्र होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। कहता है यह ख्याति के मूल्यांकन की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। औसत लाभ विधि में 2 विधि है, एक है औसत लाभ विधि या इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहता है भारित औसत लाभ विधि को सामान्य औसत लाभ विधि से अच्छा माना जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष के लाभ को एक भार दिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, और इसके पश्चात भारित औसत लाभ को वर्षों की क्रय संख्या से गुना करके ख्याति निकाला जाता है। जैसे सूत्र है वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बटे टोटल वेट, और गुडविल बराबर हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट और बटे नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरह से आप टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा औसत लाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड में कहता है औसत लाभ विधि अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट का सूत्र पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट का सूत्र बताए ही, और नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। फिर ख्याति की गणना की जाती है, फिर गुडविल निकाला जाता है, तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। अगला देखते हैं तीसरा जो है वह कैपिटलाइजेशन मेथड है, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों को पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसमें भी 2 मेथड है, एक है औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा यानी कैपिटलाइज्ड मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस पहले निकाला जाता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तब गुडविल फिर निकाला जाता है, तो गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा है इसमें कैपिटलाइज्ड का सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अंतर्गत जो ख्याति गणना की जाती है उसमें गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको हम हल करेंगे और वो बताएंगे। आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा देखिए इसमें ख्याति को परिभाषित करें, पता है ख्याति को क्या करें? परिभाषित करें, ताकि ख्याति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ख्याति क्या है? ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क, संबंध, प्रतिष्ठा तथा इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। सरल शब्दों में कहता है ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से। यानी ख्याति कैसे होता है? गुडविल कैसे होता है? किसी का जब अच्छा नाम होता है, प्रसिद्धि होता है, तब वह उसकी ख्याति होती है। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? कहता है सबसे पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? अगर प्रकृति स्थिर है, सब दिन चल रहा है, तो उसका ख्याति अच्छा होगा। दूसरा कहता है जोखिम, रिस्क।
कहता है जोखिमपूर्ण व्यवसायिक ख्याति कम होती है, जिसमें रिस्क ज़्यादा है। अनुकूल स्थान, यदि अनुकूल स्थान पर स्थित हो, व्यवसाय हमारा जो है स्थिर हो, तो व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है। अगला है प्रबंध कुशलता। कुशल प्रबंध जो है लाभ में अभिवृद्धि करता है, जिससे संस्था की ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होती है। वांछित पूंजी, कहता है यदि दो व्यवसाय में लाभ की दर समान हो और एक दूसरे की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो कम पूंजी वाली संस्था की ख्याति अधिक होगी। विशेष लाभ, कुछ व्यावसायिक संस्थाओं को विशेष लाभ प्राप्त, जैसे ख्याति अधिक होती है, जैसे कम मूल्य पर कच्चे लाभ की सुनिश्चित आपूर्ति, तकनीकी ज्ञान, शोध, तकनीकी ज्ञान, शोध, विकास, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट आदि की सुविधा। अगला क्वेश्चन है ख्याति के मूल्य की आवश्यकता या दशा कब पड़ती है? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है? कहता है जिसे हम पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन जो है वह कब किया जाता है? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होता है जब साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, या कोई साझेदार का अवकाश ग्रहण हो रहा है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब, या कि जब फर्म को बेचा जा रहा है, या फिर जब दो या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण किया जा रहा है, उस टाइम में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखते हैं ख्याति की विशेषता को बताएं तो इसके प्रकार का वर्णन करें। ख्याति की विशेषता, तो ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य शक्ति है, परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है। ख्याति का निश्चित क्या होता है? मूल्य होता है। इसे अन्य संपत्तियों की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है। इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता से होता है। ठीक है, तो कहता है ख्याति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, क्रय की गई ख्याति और दूसरा है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति, अर्थात अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय का क्रय किया जाता है। इस ख्याति को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत इसे अपलिखित कर दिया जाता है। और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति या अर्जित ख्याति व्यवसायिक उपक्रम के लाभ अर्जन में यह ख्याति जो है साझेदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मूल्यांकन नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या किसी साझेदार की मृत्यु आदि के समय किया जाता है। इन दशाओं में उस साझेदार की ख्याति या प्रीमियम तय होती है जिसने लाभ के हिस्से का त्याग किया है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है आपका साझेदारी का पुनर्गठन। ये चैप्टर में कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है और यह स्थिति या किस स्थिति में होता है। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है? तो हम अभी जस्ट बताए जब दो साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, या नए साझेदार का प्रवेश हो, या वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो जाए। और साझेदारी फर्म से के पुनर्गठन से क्या आशय है, किसे कहते हैं? जब साझेदारी समझौता या साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। परंतु ऐसी स्थिति में फर्म चालू रहती है किंतु इससे साझेदारी फर्म का नया ठहराव आरंभ हो जाता है। इस प्रकार कहता है साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता किसे कहते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन खाता कहता है संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्तियों एवं दायित्व के लिए फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं। यह साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की स्थिति में तैयार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वह नाम मात्र का खाता या वास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है।
जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। संपत्ति के मूल्य में या तो कमी होती है या क्या होता है, वृद्धि होता है, तो उसका हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात किस प्रकार करते हैं? त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है त्याग अनुपात। जब वर्तमान साझेदार या पुराने साझेदार अन्य वर्तमान या नए साझेदार को अपना कुछ हिस्सा त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो जिस अनुपात में अपना हिस्सा त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। और लाभ प्राप्ति अनुपात कहता है जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वर्तमान साझेदार अन्य साझेदार से उसका हिस्सा प्राप्त करता है तो उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इस तरह गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेखांकन मानक 10। अब एक क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS10 से आप क्या समझते हैं? तो लेखांकन मानक 10 के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब उसके लिए मुद्रा तुल्य राशि के रूप में कुछ प्रतिफल चुकाया गया हो। कहता है अवकाश या साझेदार की मृत्यु की दशा में, या तो साझेदार का अवकाश या मृत्यु की दशा में या साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होने पर AS10 का अनुसरण करते हैं और ख्याति को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसके बदले नगद या नकदी के बदले के मूल्य को नहीं चुकाया गया है। यदि कोई साझेदार प्रवेश के समय प्रीमियम या अपनी पूंजी से अधिक राशि लाता है तो ऐसे प्रीमियम को वर्तमान साझेदार द्वारा अपने त्याग के अनुपात में प्रीमियम विभाजित किया जाना चाहिए, विभाजित करते हैं त्याग के अनुपात। यदि ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय किया जाता है तो ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि ख्याति की राशि को साझेदारों के पूंजी के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? जब वह नहीं लाएगा या पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा।